हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने इस वीडियो में आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम लोग हर टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ट्राई करेंगे कि कवर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिक के साथ। हेडिंग लिख लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि आइसोमेरिज्म जब भी लिखा हो, ये टर्म लिखा हो ना, मतलब सेम फार्मूला होना चाहिए। सेम फार्मूले के साथ दो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे जिनका कि 3D स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। तो चलिए मैं जरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ध्यान दीजिएगा जरा सा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे होंगे, जैसे एक मैंने मान लिया CC डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H है, यहाँ एक Cl है, फिर यहाँ H है और यहाँ Cl है, या फिर मान लो आप यहाँ पर CH3 है आपके पास। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन में डिस्टेंस क्या है, कुछ L1 डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब सेम चीज़ आप यहाँ लीजिए कि फिर आप क्या करो, इस बॉन्ड को नीचे लिख दो, इस बॉन्ड को ऊपर लिख दो। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऊपर आपने लिखा CH3 और यहाँ H। बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब हो गया L2, और वी ऑल नो कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं L1 इज नॉट इक्वल टू L2। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें ऐसा क्या खास है कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दो पॉइंट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पहला पॉइंट होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब आप पूछोगे सर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या कि आपने कॉन्फॉर्मर पढ़ा होगा, वहाँ पे दो कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड होती है, इसके अबाउट मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है और इतनी एनर्जी रूम में अवेलेबल होती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें CC डबल बॉन्ड है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ कि मान लो मेरा ये हाथ एक कार्बन एटम है, मेरा ये हाथ एक कार्बन एटम है। मान लो ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ये जो दो बॉन्ड है ना ऐसे। अब मान लो मैं रोटेट करने का ट्राई करूँ, ये एटम गोल रोटेट करने का ट्राई कर रहा है ऐसे। देखो ध्यान से आप देखना, ये ऐसे लॉक लग जाएगा। ठीक है ना, जब रोटेट करना चाहेगा तो बॉन्ड रोक देगी। लेकिन अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है, मान लो सिर्फ एक बॉन्ड होता है और इधर एटम है, देखिए ये पूरा आराम से रोटेट कर सकता है। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई या फिर कोई ऐसा सिस्टम आ गया जो रोटेट करने से मॉलिक्यूल को रोक रहा है, और आप क्या करो, एटम्स का जो एक ही कार्बन पे, याद रखिए एक कार्बन या फिर अलग अलग सिस्टम, यहाँ पे तो एक ही कार्बन पे दोनों एटम है, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। आपने CH3 को ऊपर कर दिया, H को नीचे कर दिया, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि 3D में ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल का चेंज हो गया। देखो फॉर्मूला आप इसके लिए भी वही लिखोगे, इसके लिए भी वही लिखोगे, क्योंकि एटम तो उतने ही है, फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेकिन 3D में ओरिएंटेशन अलग अलग हो गया। मतलब इन दोनों में जो डिस्टेंस था अभी यहाँ पे अलग हो गया। तो जब ओरिएंटेशन 3D में चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल तब बोलते हैं जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और साथ में 3D में ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। अगर आप बॉन्ड को फ्लिप करो, बॉन्ड को फ्लिप करो मतलब आप फ्लिप से दूसरा मतलब निकलता है, आप बोल दो कि एटम को इंटरचेंज कर दो एक दूसरे के पोजीशन पे। अब आप पूछोगे सर ये दोनों क्या अलग अलग चीज़ है, एक चीज़ है। देखिए नेचर में ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है, मतलब नेचर में दोनों टाइप के मॉलिक्यूल है और दोनों की प्रॉपर्टी में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर होता है। किसी किसी मॉलिक्यूल में थोड़ा कम होगा लेकिन डिफरेंस होगा, सेम नहीं होंगे। अब तुम बोलोगे सर इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। दोनों नेचर में एग्जिस्ट करेंगे और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। तो ध्यान से सोचो ना, तब तो ये दोनों एक मॉलिक्यूल नहीं हुए ना, है ना, फॉर्मूला सेम है। अब जरा एक बार ध्यान से सोचो कि सिर्फ एटम का अरेंजमेंट 3D में अलग हुआ तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और आप किसी बॉन्ड को इंटरचेंज करो तो 3D में ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाए। जैसे इसी Cl से देखो ना, इस Cl से H का डिस्टेंस जो यहाँ पे है, इस Cl से H का डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं। तो जब आपने बॉन्ड फ्लिप किया तो क्या हुआ, 3D में अरेंजमेंट चेंज हुई। जब भी 3D में अरेंजमेंट चेंज होगा विथ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, देन द बोथ कंपाउंड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, मेरे हिसाब से बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए मैं थ्योरी वाला पार्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये तो छोटा मोटा चीज़, इसको हटाइए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे बस एक बात याद रखिएगा कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन, बात समझिएगा मेरी, कंडीशन बस इतनी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड
रोटेशन ड्यू टू बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। अब आप पूछोगे कि एटम्स के बीच में बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होंगे, है ना, ये एक दिमाग में बात आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बॉन्ड बिटवीन एटम्स, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, तो यहीं से डेवलप होता है टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, एक तो डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, ठीक है। एक साइक्लिक कंपाउंड हो, साइक्लोएल्केन होता है तब भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, साइक्लोएल्कीन में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। समटाइम रेजोनेंस करके मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा कि वहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल हो जाता है, तो वो हम लोग साथ में कवर कर लेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मल्टीफिनाइल सिस्टम आ जाए तब आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाए। तो मैं सारे टाइप के लिख देता हूँ यहाँ पर, कितने टाइप से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, और एक एक करके सबको हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। स्पाइरो सब मैं साथ में ही कवर कर लूँगा, ठीक है। चलिए, पहला यहाँ पर लिख लीजिएगा आप कि डबली बॉन्डेड सिस्टम, ठीक है, डबली बॉन्डेड सिस्टम। डबली बॉन्डेड मतलब एल्कीन वाला। दूसरा क्या हो सकता है, साइक्लो एल्केन में पॉसिबल है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, वो कंडीशन बाद में मैं लिख दूंगा। थर्ड क्या हो सकता है, साइक्लो एल्कीन, और इसी साइक्लो एल्केन के साथ मैं स्पाइरो भी यहीं पे कवर कर लूँगा। साइक्लो एल्केन में भी स्पाइरो वाला केस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। तो साइक्लो एल्केन में यहाँ एक लिख लो सब्स्टिट्यूटेड, ये सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख लिया साइक्लो एल्कीन आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद लिख लो फोर्थ मल्टीफिनाइल सिस्टम। इसके बाद कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल भी होंगे जो मैं आपको साथ में ही कवर करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डबली बॉन्डेड सिस्टम से, या फिर एल्कीन से, या फिर आप बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड हो दो कार्बन के बीच में, ठीक है। अब ऐसे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें हम लोग डबली बॉन्डेड में एल्कीन तो कवर करेंगे, एलीन भी साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, डबली बॉन्डेड सिस्टम। पहला फ्रेम में आ रहा है, हाँ, बॉन्डेड सिस्टम, ठीक है। डबली बॉन्डेड सिस्टम अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, ये बॉन्ड आपको क्या बता रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ से आपका क्लियर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पे आपका होना चाहिए ए, ये मान लो आपका बी है, इसको मान लो ई और इसको मान लो एफ। तो पहला तो कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जीआई होने के लिए। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड में कैसे होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाए, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले एल्कीन में ही बात कर रहे हैं कि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कर दिया आपने डबल बॉन्ड लगा के, अब वो रोटेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ से स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए आप सीधा यहाँ पे एक लिख सकते हो कंडीशन कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड ई नॉट इक्वल टू एफ। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ये जीआई शो करने लगेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये नॉट इक्वल टू वाला फंडा क्यों, नॉट इक्वल टू मतलब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर सेम हो जाएंगे ना और आप इनको इंटरचेंज करोगे तब भी एक जैसा ही रहेगा, है ना, तो उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे जीआई नहीं शो करेगा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल से देखें तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर एक साथ सारे एग्जाम्पल को कवर करेंगे, या मैं एक दो कवर कर देता हूँ। आइए ना, पहला ले लो एग्जाम्पल आप, पहला एग्जाम्पल आप ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ लिखा CH3C, यहाँ Cl डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और यहाँ फिर आपने H लिख दिया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बहुत बढ़िया, क्या इन दोनों को इंटरचेंज करने से डिस्टेंस चेंज होता है, तो जी हाँ जरूर होगा। ये वाला डिस्टेंस अगर आप L1 मान लो और इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा बताइए, Cl यहाँ पे आप लिख लो सिंपल, और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ H और यहाँ CH3। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये डिस्टेंस L2 है और L1 इज नॉट इक्वल टू L2, मतलब क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट GI शो करेगा। या फिर अब डायरेक्ट कंडीशन से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि डबल बॉन्ड तो आ ही गया, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, गेम खत्म। यही तो लिखा है A नॉट इक्वल टू B, अगर ये बराबर हो गया ना तो आप इंटरचेंज भी करोगे तो सेम ही दिखेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा GI पे, है ना। तो बस सीधी बात यहाँ पर ये है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसको मत बनाना, इसको आपको नहीं बनाना है, आपको ये दिया गया है, आपको बोला गया इसका GI बनेगा क्या, तो आप क्या करोगे, देखोगे भाई डबल बॉन्ड है ABEF, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसके बराबर नहीं, तो ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, मतलब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, बस ये GI शो कर जाएगा, ठीक है।
मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आता हूँ और फटाक से कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। फटाफट आप क्या करो, एक बार पॉज लो, मैं एक क्वेश्चन आपको और करके बताता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और फिर मैं आपको फटाफट उसका आंसर बताऊँगा। मैं एक ट्रिक वाला दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। आपको देखो, मान लो यहाँ पर ऐसा कर लीजिए कि मैं ट्रिक क्या बताऊँ, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लो कि ये ऐसा है H, यहाँ पर Cl डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H और यहाँ पर PH। अब आपसे बोलिए GI शो करेगा कि नहीं करेगा। देखो एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से। CC बॉन्ड आपको दिख रहा है, CC बॉन्ड ऐसे है ना, तो एक ऐसा लाइन खींचो CC को कट करते हुए, लाइन खींचा, ठीक है। एकदम ट्रिक वाली बात बता रहा हूँ। ऐसे तो आप इंटरचेंज करके देख ही सकते हो। ये H और ये Cl सेम है क्या? नहीं। ये H और ये PH सेम है क्या? नहीं। तो ये GI शो करेगा। बस इतना ही करना, ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन ये भी कर देता हूँ, थर्ड वाला। यहाँ से कट करो, ठीक है। H और Cl सेम है? नहीं है। ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, नीचे ऑक्सीजन है, तो ऊपर नीचे वाला दोनों सेम नहीं है, मतलब ये वाला GI शो करेगा, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट आप पॉज लीजिए, फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आता हूँ और मैं भी अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मैं अटेम्प्ट करता हूँ। यहाँ देखो, कट किया, ये दोनों क्या आ गए? सेम आ गया ना मेरे भाई, तो उधर चेक करने की जरूरत नहीं है, GI नहीं होगा। ऐसे कट करिए, हमेशा कैसे कट करना है, जो डबल बॉन्ड कट हो पूरा। तो इधर बताओ, इधर ऑक्सीजन है, इधर नहीं है, इधर H है, यहाँ Cl है, ये भी GI करेगा। इसको ऐसे कट करो, H सेम आ गया ना ये दोनों, तो ये GI शो नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए इसको यहाँ से कट करिए। कट किया आपने, देखो इधर कुछ नहीं, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन, इधर कुछ नहीं, दोनों साइड अलग अलग आ रहा है ना, तो GI शो करेगा। चलो इसको कट करिए, इसको कट करिए बेटा। ऊपर नीचे सेम आ रहा है ना, तो GI नहीं होगा। बस एक साइड भी सेम आ गया तो GI नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि ये दोनों अलग अलग होने चाहिए मेरे भाई। यहाँ से कट करो, देखो ऑक्सीजन बीच से कट गया ना, तो आधा ऑक्सीजन ऊपर आधा ऑक्सीजन नीचे, ठीक है। तो ये दोनों सेम, ऊपर नीचे वाला सेम, तो ये भी GI नहीं करेगा। चलिए यहाँ से कट करिए, ऊपर H नीचे Cl, यहाँ पर तो CH3 है ना, ऊपर तो नहीं है, तो ये GI शो कर जाएगा। इसको यहाँ से कट करिए, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन नहीं, इधर है, ये GI शो करेगा। इसको ऐसे कट करिए, ऑक्सीजन बीच से कट गया, ये GI शो नहीं करेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं ज़रा इसको हटा लूँ और तब तक आप ये कॉपी मारिए ना, ये तो 1 मिनट में मिट जाएगा ना। चलो तो आप ज़रा से इसको कॉपी कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, फटाक से चलिए एलीन सिस्टम पे काम करते हैं। एलीन सिस्टम, डबली बॉन्डेड सिस्टम में ही एलीन भी कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लिख लेना एलीन सिस्टम। अब बोलोगे सर एलीन सिस्टम क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एलीन सिस्टम, देखो एलीन इस कंपाउंड को बोलते हैं, इसका कॉमन नेम एलीन है, इसका कॉमन नेम एलीन है, ठीक है। इसको ये मतलब अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो कॉमनली आपको बोला जाए एलीन क्या है, तो भाई इसको एलीन बोलते हैं। एलीन सिस्टम क्या होता है? एलीन सिस्टम होता है कि लगातार कार्बन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, लगातार डबल बॉन्ड आना चाहिए, वो 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये एक एलीन रेफरेंस पकड़ा है कि डबल बॉन्ड साथ साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, मेरी बात सुनिएगा, एलीन हट मिटा देता हूँ, मेरे को इसका काम नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ लिख लो A, यहाँ लिख लो B, यहाँ लिख लो E, यहाँ लिख लो F। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा कि GI होने के लिए एक तो डिस्ट्रिब्यूटेड रोटेशन होना चाहिए, उस पर से ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये दोनों सेम नहीं चाहिए, ये दोनों सेम नहीं चाहिए, और दूसरा ये दोनों सेम प्लेन में भी लाई करनी चाहिए, इस बोर्ड के प्लेन में। तो एक पाई बॉन्ड है तो ऐसा, और ये दोनों सब प्लेन में ही लाई करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही मैंने पाई बॉन्ड 2 कर दिया ना, पाई बॉन्ड 2, तो ये चला जाएगा प्लेन के अंदर और ये चला जाएगा मेरे प्लेन के बाहर, प्लेन के बाहर F, ठीक है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये बॉन्ड अंदर है, ये बॉन्ड बाहर है। देखो मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं कि आप कैसे देखोगे, ठीक है। इन दोनों को मान लो कि ये X प्लेन में है, तो ये जो बॉन्ड होगा ना, ये वाला बॉन्ड किस में होगा, Y प्लेन में होगा, तो ये वाला फिर से किस में होगा, X में, तो ये वाला फिर से किस में होगा, Y में। अब आप देखो दोनों अपोजिट वाले X और Y प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब एक ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा, ठीक है ना। तो XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना बेटा। देखिए, और ये क्या होना चाहिए कि ये दोनों तो डिफरेंट होनी चाहिए, साथ में ये क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, X में और Y में लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर मैं ऐसा ही यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड ले लूँ, देखिएगा जरा, 3 पाई बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर A लिखूँ, यहाँ B लिखूँ, यहाँ C नहीं लिखता हूँ मैं, चलो D लिखता हूँ, यहाँ E लिखता हूँ।
अब देखिए जरा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाला मान लो एक्स प्लेन में, तो ये वाला वाई में होगा, फिर ये एक्स में होगा, फिर ये वाई में होगा, और फिर से ये देखो किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। देखो दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं, दोनों सेम प्लेन में होंगे मतलब प्लेनर होंगे, और प्लेनर होंगे ऐसे। तो अब इन दोनों का आप इंटरचेंज करोगे तो डिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं ना तो आप डिस्टेंस चेंज, आप जब एटम को इंटरचेंज करोगे तो डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि डबल बॉन्ड एकदम लगातार रहने चाहिए, ठीक है, एलिन जैसा। तो अगर पाई बॉन्ड जो है, अगर आपके पास जो पाई बॉन्ड है, मैं ट्रिक की तरह लिख दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पाई बॉन्ड है और वो इवन नंबर में, ठीक है बेटा, अगर पाई बॉन्ड है और इवन नंबर में है तो नो जीआई, जीआई होगा ही नहीं, बात खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास पाई बॉन्ड जो है वो ऑड नंबर में है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दिस मस्ट बी नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस मस्ट बी नॉट इक्वल टू दिस। अगर ऐसा है तो ये पहला कंडीशन, और दूसरा अगर ऑड हुआ तब आप चेक करोगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड डी इज नॉट इक्वल टू ई। अगर ये दोनों जस्टिफाई हो जाता है तो शो जी आई, यहाँ है नो जी आई नहीं होगा और इसमें शो जी आई। इसको बस आप क्या करिएगा, ऐसे करके कॉपी कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, बस यही आपका काम चल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं ना तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, बहुत सारे हद क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं इसी एलीन को ना स्पाइरो में लगा दूंगा, इसी एलीन को मल्टीफिनाइल सिस्टम में लगा दूंगा, एग्जैक्ट सेम रेप्लिकेट करूंगा और आंसर एकदम एग्जैक्ट सेम आता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम वैसा ही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके 2 4 5 क्वेश्चन इधर लिखता हूँ और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, मैं सॉल्व करता जाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। क्या याद रखना है आपको, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर इवन है तो नो जी आई। अगर ऑड है, ऑड जैसे ही आपको दिखे तो आप क्या चेक करना है कि टर्मिनल वाले ग्रुप अलग अलग हों, वो अलग अलग होंगे तो जी आई शो करेगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए मैं दूसरे मार्कर से करता हूँ, आप एक बार चाहो तो पॉज लेके अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2, इवन नंबर में है ना, तो ये जी आई शो नहीं करेगा, बात खत्म, चेक ही नहीं करना। 1 2 पाई बॉन्ड नहीं करेगा जी आई शो, 1 2 पाई बॉन्ड नहीं करेगा जी आई शो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, जब पाई बॉन्ड आपके इवन नंबर में है तो जी आई शो नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर में है, इसका मतलब जी आई शो होगा। अब यह चेक करो, यहाँ से कट करके ना ये इसके बराबर है ना ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, ये जी आई शो करेगा। 1 2 3 बहुत बढ़िया, कट करिए, ऊपर नीचे वाले के बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, ये भी जी आई शो करेगा। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, मतलब इवन नंबर है, जी आई शो नहीं करेगा। बाकी कुछ चेक ही नहीं करना है, फालतू में क्यों चेक करो। 2 पाई बॉन्ड है, जी आई शो नहीं करेगा। यहाँ पर 1 2, अच्छा ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, एलीन नहीं है मेरे भाई, पकड़ लेना ठीक से। यहाँ पर बस ये है, तो ये 1 पाई बॉन्ड है, इधर ऊपर नीचे अलग, ये अलग, ये भी जी आई शो करेगा, ये भी जी आई शो करेगा, दोनों जी आई शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए, 1 2 3 ऑड नंबर पाई बॉन्ड। लोन पेयर को आप ग्रुप की तरह ही ट्रीट करोगे, ठीक है, आप ऐसा समझ लो लोन पेयर भी एक ग्रुप ही है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं, तो ये भी जी आई शो कर जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने देख लिया, पहले आपने नॉर्मल देख लिया एल्कीन में, अभी आपने एलीन सिस्टम में देख लिया, अब हम लोग साइक्लो एल्केन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए साइक्लो एल्केन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर का अपना था, सेकेंड नंबर जो अपने को पढ़ना था वो पढ़ना था सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन, ठीक है। अब बोलोगे सर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन, पहले कंडीशन लिख देता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए ये कंडीशन लिख लीजिए मेरे साथ। तो इसका भाई कंडीशन ये हो जाता है कि मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन रिंग पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और दोनों सब्स्टिट्यूशन जिस कार्बन पे होंगे वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन, ऐसे लिख लीजिए रादर, 2 मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी प्रेजेंट एट साइक्लो एल्केन रिंग, ठीक है। साइक्लो एल्केन रिंग पे मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए, तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। मतलब कि एक रिंग है,
साइक्लो एल्केन, एल्केन है पूरा, उस पर 2 सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। 2 सब्स्टिट्यूशन मतलब आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन आप समझ रहे हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेंजीन, कुछ भी लगा है तो वो हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपका जो वो दोनों सब्स्टिट्यूटेड है ना, ठीक है, वो दोनों जहाँ जिस पे सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा रिंग पे, वो दोनों डिफरेंट कार्बन पे होने चाहिए, डिफरेंट मस्ट बी प्रेजेंट एट साइक्लोटिक, हाँ वो डिफरेंट कार्बन एटम होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं क्वेश्चन के साथ बता देता हूँ, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूशन अलग अलग कार्बन एटम पे होने चाहिए और दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। चलिए तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। कहाँ तक हम लोग एग्जाम्पल देख चुके थे, नंबर अपना आ चुका था 20 तक आ चुका था, 21 से स्टार्ट करना। चलिए देखिए 21 में सबसे पहले तो आप ऐसा करो ना, ये देखो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है ना। देखो तो मैं ऐसा कर दूंगा CH3 यहाँ H और यहाँ H, ठीक है। अच्छा मैं आपको सिस ट्रांस बता दूं क्या, थोड़ा सा सिस ट्रांस थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। बस इतना समझो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब GI होना चाहिए, और अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, मतलब या तो ऊपर या प्लेन के नीचे, सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड पे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिस, और सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांस। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सिस ट्रांस, EZ, C90, ठीक है ना, ये सब जो नोमेनक्लेचर होता है ये, और RS, इन सब के लिए अलग से बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो एक साथ कवर हो जाएगा, यहाँ पर मैं उस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सिस ट्रांस का एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिस ट्रांस, सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड कॉल्ड सिस एंड सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड कॉल्ड ट्रांस, ठीक है। एक सिमिलर ग्रुप होना चाहिए, बस इतना ही। यहाँ देखो दोनों CH3 सेम साइड है, कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों H भी तो सेम साइड है, तो आप CH3H जैसे मन करें, जिसके मन रिस्पेक्ट में बात करें वो बात कर लो, तो एक सिस हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से समझना, ये सिस फॉर्म हो गया, इसका ट्रांस भी बन सकता है CH3 नीचे। अब देखो यहाँ पर मेरी बात समझना, मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, L1, कुछ डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। अब मैं इसका एक और आइसोमर बना दूं, मैंने बोला था ना कि एक आप बना लो, उसके बाद बॉन्ड इंटरेस्ट चेंज कर दो, इस दोनों को ऊपर नीचे करके चेक करो तो क्या बनता है। तो देखो इसको रहने दो सेम, यहाँ कर दो H और यहाँ लिख दीजिए CH3। अब मेरे को बस इतना बताइए इसमें डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं, ऑब्वियस बात है डिस्टेंस चेंज होगा, है ना। L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो L1 L2 के बराबर अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है। और आप बोलोगे सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का है, अरे है मेरे भाई, देखो ये रिंग पीछे से बंधा हुआ है ना, तो ऐसे करके गोल नहीं घूम जाएगा, ऐसे गोल घूम के ऐसे गोल गोल घूम रहा ना, पीछे बंधा है, ठीक है। तो बंधे होने के कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इंटरचेंज करने पे ग्रुप पे अलग स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चरल नहीं बोलेंगे, अलग स्टीरियो आइसोमर बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको बोल देते हैं भाई सिस फॉर्म और इसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म। सिस क्यों, क्योंकि दोनों CH3 सेम साइड पे है, या फिर ऐसा बोलो दोनों H सेम साइड पे है, इसमें बोलो दोनों CH3 अपोजिट साइड में, या फिर दोनों H अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये GI शो करेगा, तो बोलेंगे भाई ये 21 GI शो कर रहा है बस इस मॉलिक्यूल को, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, फटाफट ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग साइक्लो एल्केन में थे, क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन 2 कार्बन एटम पे होने चाहिए, और दोनों कार्बन एटम क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, और दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, बस इसी बेसिस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो चलिए देखो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, साइक्लो एल्केन है, एक पे Br का सब्स्टिट्यूशन है, एक पे Cl का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये GI शो करेगा। फिर ये बताओ करेगा, नहीं क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। हम लोगों ने क्या लिखा है कि बोथ कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये GI शो नहीं करेगा। ये वाला करेगा, नहीं ये भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों sp3 वाले कार्बन पे हुआ है ना। यहाँ देखो ये करेगा क्या, ये भी नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन 2 तो है लेकिन सिमिलर कार्बन पे, अपोजिट कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे बताओ कर जाएगा, बहुत बढ़िया कर जाएगा। इसमें बताओ कर जाएगा। यहाँ पे लोगों को होती है दिक्कत, देखो ये मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे बनाते हैं तो होता है तकलीफ। यहाँ पे ET लिख दो, यहाँ पे एक और ET लिख दो। अब बताओ 2 है, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, 2 कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन चल जाएगा। सेम भी होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत नहीं है, सेम अपोजिट से मतलब नहीं है, होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आइए जरा आगे बढ़े। अब हाँ कभी कभी लोग ऐसा समझ लेते हैं ना कि भाई जो रिंग है ना उसके अब बगल बगल वाले कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ हो जाए एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ हो जाए, फिर भी हो जाएगा, 2 कार्बन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, और दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है। ये जरूरी नहीं है कि एक एडजेसेंट कार्बन पे हो, बगल बगल वाले पे, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है पूरे में। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये वाला डायग्राम में जनरली लोगों को पता नहीं चलता, ये GI शो कर रहा है। मैं इसको ऐसे बना दूँ तो फटाक से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैं अगर ऐसे बना दूँ ना, ClHCl, देखो यही मॉलिक्यूल है, बस मैंने इसको रोटेट कर दिया ऐसे थोड़ा। अब इसमें दिख रहा होगा GI हो सकता है ना। 2 कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और दोनों कार्बन होने चाहिए, दे मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बस। तो ये हो गया, ये भी हो जाएगा, रिंग में 2 सब्स्टिट्यूशन है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ CH3 यहाँ CH3। मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन जो होगा यहाँ पर CH3। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं होगा यहाँ पर,
जब आप इसका इंटरचेंज करोगे ना पोजीशन, तो इससे डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, तो सिमिलर ग्रुप नहीं होने चाहिए ना, तो यहाँ नहीं कर पाएगा ये कर लेगा। अब आप कैसे बोलोगे सर 3 सब्स्टिट्यूशन है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो 2 चाहिए ना। हमने क्या लिखा, हम लोगों ने किया है मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आपके 2 से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको छिपा दो, ये 2 सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। बताइए यहाँ पर रिंग के कारण नहीं होगा, इसके कारण हो जाएगा सिस ट्रांस, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण नहीं हो पाएगा सिस, देखो ऐसे कट करूँगा, देखो डबल बॉन्ड सेम दिख रहा है ना, लेकिन ये जो रिंग है ना, ये वाली रिंग, ये समझिएगा जरा सा, ये जो रिंग है आपकी, सॉरी ये वाली जो रिंग है ना भाई, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन हो गए ना साइक्लोएल्केन, एक CH3 इस पर, एक H इस पे, एक CH3 इस पे, एक H इस पे। अब ये ऊपर नीचे करोगे डिस्टेंस चेंज होगा, तो ये GI शो कर सकता है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन नहीं साइक्लोएल्केन का। अच्छा, अब आप देखो सम मोर क्वेश्चंस, मैंने कुछ और क्वेश्चन लिख रखे हैं जिसमें कि सिर्फ कार्बन नहीं है। कभी कभी क्या होता है दिमाग बैठ जाता है कि कार्बन ही होगा, नहीं, कोई भी हो सकता है। आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और यहाँ पे सारे ग्रुप्स अलग होने चाहिए, है ना, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं, बस GI हो जाएगा। आपको पहले रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पहचानना है। तो यहाँ देखो एक डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही है। CH3 H के बराबर नहीं है, लोन पेयर H के बराबर नहीं, यहाँ से कट करिए तो ये GI शो करेगा। यहाँ से कट करिए, ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं, GI करेगा। यहाँ से कट करिए, ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं, GI करेगा। यहाँ से कट करिए, लोन पेयर और OH, लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह मानना, ये अलग है, ये दोनों अलग है, तो GI शो करेगा। यहाँ से ऐसे कर दो, ये GI शो करेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप देख लो, आपने पहला कवर कर क्या कर लिया, एल्कीन वाला नॉर्मल, उसके साथ आपने स्पाइरो कवर कर लिया, नहीं ये कवर कर लिया आपने, साथ में क्या बोलते हैं एलीन कवर कर लिया, एलीन सिस्टम जैसा। अभी साइक्लोएल्केन आपने कवर किया, अब साइक्लोएल्केन के साथ हम लोग टर्मिनल पे जो स्पाइरो के रिंग लगा होता है ना, वो वाला भी कवर कर लेंगे। तो मैं ज़रा इधर रब कर देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनल स्पाइरो, ठीक है, इसी साइक्लोएल्केन के अंदर ही आ जाता है, लिख लीजिएगा टर्मिनल स्पाइरो। हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, स्पाइरो रिंग के अंदर टर्मिनल पे कुछ चीज़ें कनेक्ट होंगी और उसके अकॉर्डिंग GI होगा। देखिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक अगर रिंग, स्पाइरो का एक रिंग अगर इस प्लेन में, ये पूरा इस प्लेन में, ठीक है, बात समझिएगा, तो इससे लगा हुआ दूसरा रिंग ऐसा सेम ये प्लेन के अंदर चला जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ना इसका, ऐसे समझिएगा, ये वाला पार्ट ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला बाहर आ जाएगा, ये वाला पार्ट प्लेन के बाहर है, तो ये वाला प्लेन के अंदर है, ये वाला प्लेन के बाहर है, ऐसा समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर ये प्लेन में है तो यहाँ पर जो एटम होगा ना वो प्लेन के अंदर होगा और दूसरा प्लेन के बाहर होगा, B। तो ये एक प्लेन में अंदर बाहर, सेम प्लेन में अंदर बाहर, तो अब क्या जो होंगे यहाँ पर C होगा और जो D होगा वो प्लेन में होगा। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि GI होने के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, बंधा हुआ है, 2 रिंग एक दूसरे से बंधा हुआ है ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से घूम तो सकता नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये दोनों ग्रुप मतलब यहाँ पे जो एटम है ना वो क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, तब GI होता है। ये बहुत याद रखिएगा, ये सबसे छोटी बात है, पर जनरली हम लोग क्या देते हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। जो टर्मिनल ग्रुप्स है ना वो सेम प्लेन में होने चाहिए। वो प्लेन में कब होंगे, जब पाई बॉन्ड आपका ऑड नंबर में हो, या फिर स्पाइरो रिंग ऑड नंबर में हो, या फिर साइक्लोएल्केन में सब्स्टिट्यूशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। तो ये ऐसा हो जाता है। मान लीजिए अगर 3 रिंग में कर दूँ, देखो 3 रिंग कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3 रिंग जैसे ही मैं बनाऊंगा ना, ध्यान से समझना, ये वाला मान लो कि ये प्लेन के अंदर चला गया, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला पार्ट इसका प्लेन के बाहर आ जाएगा, है ना, ये दोनों प्लेन में रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो A होगा वो प्लेन के अंदर और जो यहाँ B होगा वो प्लेन के बाहर, ये वाला जो C होगा वो प्लेन के अंदर और यहाँ जो D होगा वो प्लेन के बाहर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर भी वही पाई बॉन्ड वाला सिस्टम चल रहा है, ये प्लेन के अंदर बाहर, ये प्लेन में, ये प्लेन के अंदर बाहर, ये प्लेन में, ये प्लेन के अंदर बाहर। तो यहाँ पर भी वही सेम सिस्टम जो आपको मैंने वहाँ सिखाया था। इसको आप मान लो कि ये x प्लेन में है, तो ये वाला किस में हो जाएगा, y में, तो ये वाला फिर किस में हो जाएगा, x में, तो ये वाला फिर किस में हो जाएगा, y में। देखो तो x और y लास्ट वाले सेम नहीं है ना, तो ये GI शो नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट मान लो कि x प्लेन में है, ये वाला y में, ये x में, ये y में, और तो ये फिर से किस में आ जाएगा, ध्यान से देखिए, x में आ जाएगा। और ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों ग्रुप बस डिफरेंट होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, GI शो करने लगेगा। अब यहाँ पर देखो एकदम सिंपल कर देता हूँ, इससे भी आसान क्या हो जाएगा आपके लिए कि नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग इसके 2 बना लो। अगर इवन है तो आप सीधा लिख दोगे नो GI, इवन में तो नो GI,
और अगर ऑड हो गया, ऑड जैसे ही होगा तो आपका अगला चेकिंग कहाँ जाएगा कि टर्मिनल ग्रुप्स मस्ट नॉट बी सेम। तो आप बोलोगे कि A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दैट एटम विद नॉट इक्वल टू दैट एटम, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन जस्टिफाई हुआ तो यहाँ पे बोल दोगे शो GI, ठीक है बस। तो ये आपका पूरा, चाहो तो आप इसको चार्ट की तरह समझ लो। अब हम लोग करने वाले हैं बस स्पाइरो रिंग गिनना, 1 2 2 है ना स्पाइरो रिंग, इवन नंबर में GI शो नहीं करेगा, 1 2 3 ऑड नंबर में तो टर्मिनल जो ग्रुप्स लगे होंगे वो सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं, तो GI हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन पे उतर जाते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, 40 तक हम लोग पहुँच चुके थे, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और फटाफट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कंप्रेस करने वाला, ठीक है, यही क्वेश्चन के साथ। देखो रिंग कितने हैं, 1 2 3, 3 रिंग है ना, ये इसके बराबर है नहीं, 3 रिंग होगा ना तो GI हो सकता है, बस उसको बीच से कट कर दीजिए। 3 रिंग हो गए, GI हो सकता है तो उसको बीच से कट किया, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है तो GI हो जाएगा, बात खत्म। यहाँ रिंग देखो कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो 2 रिंग में तो इवन हो गए, इवन में तो GI होता ही नहीं, तो गेम ही खत्म है ना। क्यों GI नहीं होता, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और जब टर्मिनल ग्रुप्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं देन द मॉलिक्यूल विल नॉट शो GI। हाँ ऑप्टिकल में अलग केस बनता है, वहाँ पे ऑप्टिकल हो सकता है लेकिन GI नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो GI पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या देखो, एक रिंग, अब आप बोलोगे सर रिंग तो 2 ही है ना, हाँ लेकिन इसको कंप्रेस कर दो, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करके इसको पाई बॉन्ड बना दो, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ, तो टोटल कितने, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड में क्या होता है GI हो जाता है, ये सेम ये अलग बात करते। यहाँ पर भी देखो 2 दिख रहा है ना, कंप्रेस करो, इसमें कंप्रेस करते तो 3 ही बनता है ना, यहाँ भी कंप्रेस करो, ये एक रिंग को आप एक पाई बॉन्ड कंसिडर कर सकते हो, 3 है, ये अलग है, ये दोनों अलग है, तो ये GI शो करेगा। यहाँ से देखो पहले गिनो, 1 2 3 4 5, हाँ ऑड है ना, ऐसे HCl अलग अलग है, Cl और pH अलग है, तो ये GI शो करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने टर्मिनल स्पाइरो वाला भी केस कवर कर लिया है, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लोएल्केन, मैं इधर का रब करता हूँ, साइक्लोएल्केन स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट साइक्लोएल्केन। तो लिख लीजिएगा, 3rd नंबर है अपना साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन रादर, साइक्लोएल्कीन लिख लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले तो कंडीशन आप देख लो, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 8। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रिंग में होने चाहिए, साइक्लोएल्कीन रिंग में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। अगर 8 नहीं होंगे, 8 से ज़्यादा होंगे तो चलेगा, 8 से कम पे GI पॉसिबल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता मैं बना के बताता हूँ, आइए देखो। सबसे पहले तो 8 वाला ही एग्जाम्पल देख लो, ये यहाँ देखो एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, समझ लीजिए साइक्लोएल्कीन हो गया। रिंग कितना हो गया, 8 का रिंग है, इसको बोलोगे आप सिस फॉर्म, ठीक है। और दूसरा इसका एक और ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। H इधर, एक H इधर, ठीक है। इसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया सर, ये तो बोलोगे कि आप ज़बरदस्ती ट्रांस बना रहे हो, ये और ये अपोजिट में है तो इसको बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। बताता हूँ, घर बढ़ाने वाली बात नहीं। देखो असल में क्या होता है, नंबरिंग कर देता हूँ, सबसे अच्छा नंबरिंग कर देता हूँ, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहो तो आप देख के मिला लो, ठीक है। जो साइक्लोएल्कीन देखो नेचर में जो ये जो है साइक्लोएल्कीन जो है, अगर 8 मेंबर्ड है और पाई बॉन्ड है उसके बीच में, तो एक फॉर्म में वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्म में ऐसे टेढ़ा होकर एग्जिस्ट करता है। ये इसमें इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, ये इसमें इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, दोनों नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप बोलोगे ना कि भाई नाम लिखो, IUPAC से नेम लिखोगे तो इसका भी नाम सेम आएगा, इसका भी नाम सेम आएगा। नंबरिंग करोगे, नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है, तो नाम दोनों का सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो ओरिएंटेशन है हाइड्रोजन एटम का वो अलग अलग हो रहा है। ओवरऑल तो सारे कार्बन एटम का ओरिएंटेशन अलग हो रहा है। अगर प्लेनर है तो ऐसा सिस्टम है, नहीं तो टेढ़ा हो गया ना। तो ये दोनों जो होते हैं, कुछ सिस फॉर्म बोला जाता है, एक को ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि नहीं सर ऐसा थोड़ा ही होता है, हम लोग तो साइक्लोहेक्सेन में भी बना देंगे। हाँ साइक्लोहेक्सीन, आइए देखो, तो कुछ समझदार लोग वैज्ञानिक प्रवृत्ति के
वो मेरे से कहते हैं कि सर ये भी तो सिस फॉर्म है। सिस आप कह रहे थे कि 8 से कम में बनेगा ही नहीं, यहाँ तो बन गया सिस। अब देखो बात सिस की नहीं है, बात है ट्रांस की। दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे तब बोलेंगे ना कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है नेचर में। अगर करता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो इसका जीआई एग्जिस्ट करेगा? ये जीआई शो कर सकता है क्योंकि इसका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका नहीं करेगा। अब देखो क्योंकि मैं इसका ट्रांस बना के दिखाता हूँ, वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा लंबा बन जाता है। अब आप बोलोगे सर क्या क्या बोल रहे हो आप? देखो मैं बना दिखाता हूँ ना, आप देख लो। इसका ट्रांसफॉर्म अगर मैं बनाने गया तो कांड हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों की खुशी के लिए मैं इसका ट्रांसफॉर्म बना देता हूँ। देखिए देखो, अब आप बोलोगे कि सर कैसे ऐसे बना दिया? 1 2 3 4 5 6 करो नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 देखो कार्बन एटम 6, लेकिन यहाँ पर 8 होने में क्या होता है ना कि जो दूर में कार्बन एटम टेढ़ा होकर आ रहा है उसके बीच में डिस्टेंस कम होता है तो बॉन्ड बन पाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि बॉन्ड बहुत लंबा हो गया तो ये बॉन्ड हो जाता है अनस्टेबल और मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म एंड मॉलिक्यूल will not exist in this form। अब आप बोलोगे कि कुल मिला के सर आप जो बोल रहे हो वही मानना पड़ेगा। हाँ, मानना वही पड़ेगा। 8 या 8 से ज़्यादा का कार्बन एटम का अगर रिंग होता है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है, अदरवाइज स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगा। स्टीरियो मतलब यहाँ पे जी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो का ही पार्ट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। इसका ये सिस फॉर्म है, इसका ट्रांस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसको सिस बोल के क्या फ़ायदा? सिस और ट्रांस में कुछ तो अलग होना चाहिए ना। जब एक ही एग्जिस्ट करता है दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसको सिस बोलेंगे क्यों? है ना, पेयर में होता है। तो इसीलिए साइक्लोहेक्सेन नहीं कर पाता। मिनिमम 8 कार्बन एटम चाहिए साइक्लोएल्कीन में। चलिए, तो ये आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसके कुछ केसेस लिख देता हूँ आपके पास, ठीक है। केस 1 देखिए, पहला केस 1, ठीक है। केस 1, जब आपके पास 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, अगर 3 या 3 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो तो आंख मूंद के बोल दीजिएगा नो जीआई, ठीक है। केस 2 साइक्लोएल्कीन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 से ज़्यादा है, ठीक है, 8 या 8 से ज़्यादा है, और यहाँ पे लिख लो ये सेम चीज़, नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस देन इक्वल टू 11 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेस देन इक्वल टू 11, तो ये जीआई शो करेगा, शो जीआई। और यहाँ पर जो सिस फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांस फॉर्म से, जो सिस फॉर्म होगा वो मोर स्टेबल होगा ट्रांस से। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? आएंगे, बात करेंगे इस पर। वैसे ये इससे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया और एज सच नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार कवर कर लेंगे, कर रहे हैं तो बात कर लेंगे उस पर, ठीक। केस 3 पे आइए। केस 3 क्या है? व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, जो है साइक्लोएल्कीन रिंग, ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 हो जाए, 12 या 12 से ज़्यादा है, तब तो भाई आपको देखो यहाँ शो जीआई, जीआई तो करेगा ही ना, 8 से ज़्यादा पे तो जीआई हो ही जाता है, जीआई शो करेगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म होगा ना वो ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होगा सिस फॉर्म से। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्या बता रहे हो इसके लिए, ठीक है, तो लिख के दिखा दूंगा मैं, चिंता मत करिए, आपको सारा कवर कर दिया जाएगा, यहाँ पे फटाफट कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपने लिख लिया होगा, आई थिंक, नहीं किया है तो वीडियो रिवर्स करिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया बढ़िया सा। आइए, आई थिंक हम लोगों ने 45 तक एग्जाम्पल देख लिया था ना, 45 तो 46 होगा, ये होगा 46। चलिए, थोड़ा बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक H, यहाँ कार्बन एटम कितने हो गए? 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 कार्बन एटम है, ठीक है। 14 ऐसे लिख लीजिए आप। जो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसमें 14 कार्बन एटम है। 14 कार्बन एटम मतलब किस कैटेगरी में आ गया? देखो ये जरा थर्ड वाली कैटेगरी में आ गया। इसमें ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। अब क्यों होगा देख लीजिए, ये मैंने बनाया, ये है सिस फॉर्म, ठीक है। सिस फॉर्म बनाते समय ये वाले कार्बन एटम और ये वाले कार्बन एटम में होता है रिपल्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन दिस फॉर्म इज रिलेटिवली अनस्टेबल। अब इसका बोलोगे सर ट्रांस बनाओ, देखो ट्रांस बना देता हूँ इसका ट्रांस, अरे सॉरी, इसका ट्रांस या
अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये क्या, ये मजाक कर दिया, पहले पाई बॉन्ड वहाँ बाद में पाई बॉन्ड वहाँ, अपने हिसाब से बना रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जैसा होता है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अब आप सोचो कि सर आप तो बोल रहे थे कि पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, पोजीशन तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। कहाँ से पोजीशन हो गया? नंबरिंग करो तो नंबरिंग 1 अभी भी डबल बॉन्ड को ही देना पड़ेगा। यूपीएससी ने आपको फंसा रखा है। देखो यहाँ पर आप देखो, ये जो कार्बन है ना और ये वाला कार्बन, ये दोनों दूर हो गए, तो यहाँ रिलेटिवली लेस रिपल्शन होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसको बोलोगे आप सिस फॉर्म, इसको बोलोगे आप ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ रही है? और ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर दोनों कार्बन सेम है ना, तो इन दोनों में रिपल्शन रिलेटिवली ज्यादा होता है। असल में वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसमें रिपल्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट चलेगा ना, तो दोनों का हाइड्रोजन भी टेढ़ा हो जाता है, तो रिलेटिवली रिपल्शन कम हो जाता है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 12 से ज्यादा वाले रिंग में कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल होगा, एक मॉलिक्यूल के 2 फॉर्म होगा, सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म, तो आप सीधा बोल दोगे कि ठीक है, जो सिस फॉर्म होगा रिलेटिवली अनस्टेबल होगा, ट्रांसफॉर्म जो होगा रिलेटिवली स्टेबल होगा। तो आप यहाँ पे सीधा बोल दीजिएगा। स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए आपसे, स्टेबिलिटी की, तो सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेकिन देखो अभी मेरे को पता है असली डाउट आपका बचा होगा अभी तक। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपका सबसे बड़ा डाउट होगा, सर पाई बॉन्ड का पोजीशन क्यों चेंज हो गया है ना, एक सी से एक ट्रांस कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। ये ना इसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा है, ये ना इसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा है, कोई किसी में इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है असल में, आप ध्यान दीजिएगा कि एक मॉलिक्यूल नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें दोनों एच यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है जिसमें एच यहाँ एक्सेप्टेड है। अब आप दोनों का नोमेनक्लेचर करोगे तो नाम सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, लेकिन 3D में जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन में वो चेंज आएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका सिस फॉर्म, उसको ट्रांसफॉर्म बोलोगे, ठीक है। दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बॉन्ड टूट के वो बन जाता है, ऐसा नहीं होता। दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, पर दोनों को क्या बोला जाता है, एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। चलिए एक और बताता हूँ मैं, 47 नंबर। हम लोग 50 लगाएंगे आज, है ना। चलिए, तो एक और आप ये मॉलिक्यूल देख लो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा दो, एक H, देखिए एक H इधर चला जाएगा, एक H इधर चला जाएगा। होता क्या है यहाँ पर, बात समझिएगा। बोला जाता है ये सब उससे निकाला गया, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। तो मेरे पे मत डालिएगा, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, जो होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एच ये वाला ट्रांसिस वाला आज तक नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट जान लेने में क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो इन दोनों में क्या होता है, रिपल्शन, ठीक है। और रिपल्शन होता है तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली लेस स्टेबल। ये कौन सा फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, अगर आप समझ पा रहे हो। इसका सिस फॉर्म कैसा होगा, तो मेरे भाई इसका सिस फॉर्म भी देख लेते हैं। सिस फॉर्म बनाने के लिए दोनों एच क्या होने चाहिए, सेम साइड में, तो आप ऐसा बना दो ना। अब बोलोगे सर बॉन्ड उठा के इधर से उधर कैसे कर दिया, नहीं इधर से उधर नहीं किया है, ये भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, और ये उसका सिस फॉर्म है। क्यों सिस फॉर्म है, क्योंकि दोनों एच सेम साइड में। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो, सेम नाम आएगा, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सेम नाम आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। बात समझ में आई। और यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर अब देखो, ये जो यहाँ पर था ना कार्बन, जो टेढ़ा होकर रिपल्शन दे रहा था, अभी भी यहाँ पर है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यहाँ पर ये sp2 था, यहाँ पर sp3, तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो यहाँ रिलेटिवली रिपल्शन कम होती है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्म इज लेस स्टेबल देन सिस फॉर्म व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन 11। यहाँ देखो कितना है, 10 कार्बन एटम है, इसमें 10 कार्बन एटम है, 10 कार्बन एटम। तो क्योंकि यहाँ 10 कार्बन एटम है तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा सीधा मैटर ही खत्म है। सिस फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांसफॉर्म से। मतलब ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या होगा, नेचर में सिस वाला ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ऐसे ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे, ऐसे रिलेटिवली कम मॉलिक्यूल मिलेंगे। बस ये कहने का मेरा मतलब था। जरा इसको एक बार देख लीजिए फटाफट। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट, मल्टीफिनाइल सिस्टम। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, 4th और लास्ट है अपना मल्टीफिनाइल सिस्टम, ठीक है। मल्टीफिनाइल सिस्टम में क्या होगा, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है। आपको मैं जरा एक बात बहुत ध्यान से बता दूं, अगर 2 बेंजीन रिंग है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर 2 बेंजीन रिंग है तो ये प्लेनर रहना प्रेफर करेंगे ताकि यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो पाए। अब देखो आपने ऐसा यार पढ़ा है ना, मैं ऐसा करूँगा ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप लगा के इनको टेढ़ा कर दूंगा। टेढ़ा इन द सेंस, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये पूरा रिंग प्लेनर है। प्लेनर कहने का क्या मतलब है, ये होगा भी तो बोर्ड के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखिए जरा सा, मैं जैसे ही, हम लोग खुरपाती लोग हैं ना, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे मॉलिक्यूल के अंदर। देखिए जैसे ही आप यहाँ एक बल्कि ग्रुप लगाओगे, ये बल्कि ग्रुप समझ पा रहे हो आप क्या है,
असल में ही और कुछ नहीं, CH3 और CH3, तो बड़ा बड़ा ग्रुप आ गया ना, तो रिपल्शन होगा। अब आप देखोगे तो ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ गया। अगर आप समझ लो कि ये रिंग है और ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसके ऑर्थो पे एक तो ग्रुप आ गया ना, ऑर्थो पे एक नहीं, दोनों साइड आ गया। अब दोनों में होगा रिपल्शन। रिपल्शन होने के कारण क्या होता है कि ये टेढ़ा हो जाता है और ये वाला पार्ट घुस जाएगा अंदर। अब ऐसे नहीं रहेगा, ये वाला, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे है ना, तो ये रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो, तो ये चला गया प्लेन के अंदर, और भाई मेरे ये वाला पार्ट चलाएगा प्लेन के बाहर, ठीक है। बोर्ड के प्लेन को ही समझ लो, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर। अब मैं अगर यहाँ पर एक ग्रुप A लगा दूँ, यहाँ पर एक ग्रुप B लगा दूँ, ये प्लेन में ही रहेगा रिंग के साथ। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगाऊंगा C, वो प्लेन के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर जो लगाऊंगा वो प्लेन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बाहर आ गया, तो इसको D लिख दो। तो हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है कि अगर आपका, आप यहाँ बोलोगे सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ है, आप तो सिंगल बॉन्ड बता रहे हो। नहीं नहीं, असल में क्या हुआ ना मेरे भाई, देखो जैसे ही ये ऐसे आया ना, दोनों ऐसे थे, फिर एक ऐसे घूम के ऐसे हो गया, अब ये लॉक हो गया कि इसके ऊपर भी एक, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, इसके भी दोनों साइड में एक एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ था। ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये गोल नहीं घूम सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन देने लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और ये दोनों ग्रुप जो है किस में होने चाहिए, सेम प्लेन में, लेकिन प्लेन में तो नहीं है ना। तो प्लेन में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फिर वही बात, ऑड नंबर की रिंग है तो प्लेन में आएगी। यहाँ पे 2 रिंग है ना, इवन नंबर नहीं आएगी प्लेन में, बात खत्म। तो ये प्लेन में नहीं आ रही है। एक और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ बल्कि ग्रुप, यहाँ बल्कि, यहाँ पर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। अब देखिए ज़रा सा, यहाँ पे आपने A लगा दिया, यहाँ आपने B लगा दिया, यहाँ C हो जाएगा और यहाँ D। अब देखो मैं बता देता हूँ, ये चला जाएगा प्लेन के अंदर, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आ जाएगा प्लेन के बाहर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ये प्लेन में, ये प्लेन के अंदर, और ये फिर प्लेन में। तो यहाँ पर ABCD चारों ग्रुप कहाँ गए, सेम प्लेन में। तो याद रखिएगा ये और ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, GI हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। जब जैसे समझ लीजिए ऑड नंबर में रिंग है ना, तो GI होगा, लेकिन जैसे ही इवन नंबर में आ गया GI नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। चलिए, तो मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कुछ थोड़े से, उसके बाद कवर करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फटाफट ये काम करते हैं। देखिए क्या था यहाँ पर कि आपके पास अगर 3 रिंग है तो ये चारों ग्रुप प्लेन में आ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों भी रिंग प्लेन में ही रहेंगे, ऐसे ये भी समझिएगा प्लेन में रहेंगे, और ये सब सेम नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 3 आ गया है, तो ऑब्वियसली ये प्लेन में होगा, ClH HCl। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ का जो Cl का डिस्टेंस है वो। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ GI हो सकता है। बताइए इसमें GI होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा GI। देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पर आप मान लो इस Cl को फिर कैसे चेंज करोगे, एक ही सब्स्टिट्यूशन है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर H होगा। जब आप इसको चेंज करोगे तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो यहाँ GI नहीं हो सकता है। यहाँ पर बताओ 2 बेंजीन रिंग है ना, ये दोनों तो अपोजिट प्लेन में हो जाएंगे, तो GI होगा ही नहीं। यहाँ पे बताओ सोच के, देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, ये एक फॉर्म हो गया ना। अब ऐसा कर दो कि एक दूसरा फॉर्म जिसमें n के बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको ऐसे करके बना दो, n को ऊपर बना दो, तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा कि नहीं, तो GI हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें बताओ वही सेम, n और n के बीच में हो जाएगा GI यहाँ पर भी। चलो कुछ अलग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2-3 तुम लोगों के लिए अलग से लिख रखे हैं। इसमें देखो ना GI होगा, यहाँ पर एक Cl लगाओ, सोच लो GI होगा नहीं होगा, है ना, ठीक बना है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन निहायत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। पता है कैसे, इसको ऐसे कट करो। याद है डबल बॉन्ड वाले, एक डबल बॉन्ड वाले को ऐसे कट करते थे। ये तो जब कट करते थे देखते थे क्या, ये और ये अलग है, ठीक है, ये और ये अलग है, ठीक है, तो GI हो जाएगा, ठीक है, ये GI हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखो कैसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ऊपर नीचे अलग, इधर इधर अलग, GI हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2-3 ऐसे क्वेश्चन पीछे वाले डाल दिए। इसमें होगा GI, तो बोलोगे सर ऐसे कट करो, नहीं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ है, ये सिंगल बॉन्ड के बहुत रोटेट हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है, तो GI कहाँ का। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से GI नहीं हो पाएगा आपका, लेकिन एक दूसरा तरीका है GI करने का। कौन सा आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन देखो आप ऐसा मान लो ना, ये CH3 है, यहाँ H है, और इस पूरे को आप एक सब्स्टिट्यूशन मान लो, और यहाँ पर एक H है। देखो जरा सा, तो अब
इस साइक्लोहेक्सेन पर यहाँ HCH3 है, यहाँ एक H और ये बल्कि ग्रुप, दो सब्स्टिट्यूशन हो गया अपोजिट कार्बन पे, तो ये GI शो कर सकता है। हाँ ठीक है, तो ये भी GI कर सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं GI पर। अब इसके बाद आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके लिख दीजिए, और कैसा लगा वीडियो ये भी बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दो ताकि पता चल जाए कि हाँ ठीक आपको लग रहा है। और मेरे हिसाब से यहाँ तक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में GI हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करना है, काउंटिंग बची है, ठीक है। तो काउंटिंग तो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने पूरा देख लिया कि अपने सिलेबस में नीट JEE एडवांस और JEE मेन के सिलेबस में अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने सारे हो सकते हैं, मतलब कहाँ होंगे, पहचानना है, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आगे के लिए थैंक यू।